भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारी 90% वर्कफोर्स को काम देता है और जो 60% जीडीपी का हिस्सा है, फिर भी ना तो यहाँ पर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई पेड लीव, ना कोई हेल्थ बेनिफिट्स और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी। नमस्कार, मैं हूँ अजातशत्रु सिंह राजोरा और आज मैं आपसे भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे आसपास जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, छोटी दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, सफाई वाले लोग हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की खुद की क्या विशेषताएं हैं, ये हमें पहले जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बहुत ही कम होगी और जिस लेबर को काम पे रखा जाएगा उसे बहुत ही कैजुअल तरीके से रखा जाएगा। ज्यादातर समय तो किसी से अगर जान पहचान होती है तो उसी को काम पे रख लिया जाता है। जहाँ तक कि ओनरशिप की बात आती है, तो या तो कोई इंडिविजुअल होगा या फिर कोई परिवार होगा जो बिजनेस चला रहा है और जितने भी एसेट्स हैं या फिर कैपिटल और पैसा है, वो बिजनेस के नाम पे ना होके उस इंडिविजुअल या परिवार के नाम पे होगी। फैमिली ओन बिजनेसेस का कैरेक्टर ये भी है कि बहुत बार जो वर्कर्स होंगे वो एक परिवार का हिस्सा होंगे। बहुत बार तो जो घर का खर्चा है और जो बिजनेस का खर्चा है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं रह पाता है। इस सब के अलावा एक इजी एंट्री और एग्जिट इस सेक्टर के अंदर रहता है। सेक्टर के अंदर ही एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट या एक सर्विस से दूसरे सर्विस के बीच में जो मोबिलिटी है वो काफ़ी आसान रहती है। और जो लोग नॉर्मली इस सेक्टर में जॉब करते हैं वो या तो स्लम्स में रहते हैं या अतिक्रमण किए हुए जगहों पर। कोई फिक्स्ड वर्क आवर्स होते नहीं और जैसा मैंने कहा था, सोशल सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं। ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और कैसे काम करता है उसके बारे में बात हो गई। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो सबसे बड़ी तकलीफें हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक एम्प्लॉयर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर एक एम्प्लॉयर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उसे कानून के दायरे में लाके एक सही तरीके से काम करने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही बढ़ जाता है। दूसरा, एक कैजुअल तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट लेबर्स को या वर्कर्स को मिलता है, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट होता है या तो उसका मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और जो एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है, जो काम मिलता भी है, वो बहुत स्थायी नहीं होता है। एक छोटी स्केल पे काम करने की वजह से जो बिजनेसमैन है या फिर जो एम्प्लॉयर है उसके खुद के पास ही अपने वर्कर्स को देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। इसके बावजूद भी जो एम्प्लॉयर है उसकी अपने वर्कर के ऊपर एक तरीके से लेवरेज होती है या फिर बोल सकते हैं कि एक दबदबा होता है जिसकी वजह से एक बेहतर वेज के लिए या ज़्यादा पैसों के लिए वर्कर अपने मालिक को नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो उसको नौकरी से निकाल कर बिजनेसमैन या फिर एम्प्लॉयर किसी दूसरे आदमी को बहुत आराम से रख सकता है। इन सब के अलावा ना ही वर्क प्लेस में किसी प्रकार की सेफ्टी के रेगुलेशन, ना ही कोई मिनिमम वेज, ना ही कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ना ही कोई ट्रेड यूनियन और एक्सप्लॉइटेशन होने पे उसे रिपोर्ट करने के ना ही कोई तरीके। चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ही कम रिपोर्ट होते हैं और मेरे हिसाब से जो पेनल्टी चाइल्ड लेबर के ऊपर है वो काफ़ी लीनियंट है, जितनी ज़्यादा ये सिवियर इशू है उसको मद्देनज़र रखते हुए। आखिर में जीएसटी की भी एक बड़ी प्रॉब्लम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सामने आती है। किसी भी कॉरपोरेशन या एंटरप्राइज अगर वो कोई सप्लाईज के लिए पे करती है तो उसे एज अ टैक्स क्लेम कर सकती है। टैक्स क्लेम करने के लिए सप्लायर को जो भी कॉस्ट है उसके इनवॉइसेस जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करना ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसलिए वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे और रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो अपलोड नहीं कर पाएंगे इनवॉइसेस को। अगर वो इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर सकते तो किसी भी बड़ी कॉरपोरेशन के साथ जिसके साथ वो काम करना चाहते हैं या जिससे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगी और उनके साथ में काम नहीं करेगी। पिछले 10-20 सालों के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा राइज होता जा रहा है। लेकिन इसके रीजंस क्या है? सबसे पहला तो जो टैक्सेशन और लीगल रेगुलेशन है, उसकी वजह से कोई भी बिजनेस कंडक्ट करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। दूसरा, लेबर मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिजिड है
और एक अकेला बिजनेसमैन पूरे लेबर मार्केट को चेंज नहीं कर सकता। तीसरा, जो स्किल लेवल जनरली वर्कर्स के अंदर है वो काफ़ी कम है। इस हिसाब से जितने भी वर्कर्स हैं वो कोई भी स्पेशलाइज्ड काम ज़्यादातर समय नहीं कर सकते। और ग्लोबलाइजेशन और उसकी वजह से जो कॉस्ट प्रोडक्ट्स की ओवरऑल इंडिया के मार्केट्स में कम हुई है, जिसके कारण जो वर्कर्स है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको वेजेस और भी कम मिलती जा रही है, क्योंकि जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं वो compete नहीं कर सकते। पांचवा है पुअर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसका मतलब कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बिजनेस करने का तरीका है, वो फाइनेंशियली बहुत ही हार्ड है, यानी कि बिजनेस चालू करना ही बहुत मुश्किल हो गया है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करके देखा जाए तो पिछले 10 से 20 साल के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग लगातार पॉवर्टी में जाते ही जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए सरकार क्या कर रही है? वेल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अनुसार हर वर्कर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नेशनल लेवल पे अलग अलग स्कीम्स रेकमेंड कर सकती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बेनिफिट के लिए। सिमिलरली ही स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है। इसमें शामिल है PMSYM, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, हैंडक्राफ्ट आर्टिजन कॉम्प्रिहेंसिव वेलक्राफ्ट स्कीम, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन एंड ट्रेडिंग। इतनी सारी स्कीम्स होने के बाद भी इन स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस या इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही कम है। और काफ़ी सारी स्कीमों में बेनिफिट मिलते भी है तो वो बेनिफिट इतने कम है कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी मीनिंगफुल चेंज वो स्कीम्स नहीं ला सकती। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? वेल, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है वो है स्किल की। हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के पास कोई भी ऐसी काम की स्किल ज्यादातर समय नहीं होती जिससे वो अपने एम्प्लॉयर के ऊपर एक लेवरेज लगा सके, जिससे उन्हें बेहतर वेजेस और बेहतर कमाई मिल सके। तो हमें सबसे पहले उनकी स्किल का एनहांसमेंट करने की जरूरत है। ज़्यादातर जो वेज वर्कर्स हैं वो रूरल एरियाज से आ रहे हैं। इन रूरल एरियाज में एजुकेशन की बहुत ही कमी है और जो एजुकेशनल आउटलेट जैसे कि स्कूल्स या कॉलेजेस है वो तो ना के बराबर है। इसके कारण जो भी रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग आते हैं उनके पास कोई भी मीनिंगफुल स्किल्स नहीं होती और वो वेज वर्कर बन के ही रह जाते हैं। और ये एक परपेचुअल साइकिल जो है वो हम बना रहे हैं, क्योंकि ये वेज वर्कर जब अर्बन एरियाज में आते हैं तो इनके पास खुद के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए या खुद लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं होता है। और फिर इसके कारण ना तो वो आगे बढ़ पाते हैं ना ही उनकी अगली जनरेशन। इस साइकिल को हमें तोड़ना होगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक 100% चाइल्ड इन स्कूल की पॉलिसी को आगे लाना होगा, जिसके लिए हमें चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। हर 14 साल से कम उम्र का बच्चा स्कूल में होना चाहिए, ना कि काम करते हुए। ये प्रॉब्लम केवल एक मॉरल प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और काम में लगता है तो उसके पास कोई भी इम्पोर्टेंट स्किल्स नहीं होगी, क्योंकि वो काम ही करता रह जाएगा और उसके पास कोई एजुकेशन भी नहीं होगी। और जब वो बड़ा होगा तो वो बड़ा होने के बाद भी एक अनप्रोडक्टिव और अनस्किल्ड वर्कर ही बनेगा, जिसके कारण आगे जाके हमारे देश को ही नुकसान होगा, क्योंकि GDP केवल प्रोडक्टिव वर्कर्स ही आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि अनप्रोडक्टिव वर्कर्स। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमें अवेयरनेस तो फैलानी होगी ही, लेकिन पेनल्टी को भी बढ़ा देना चाहिए। 2 to 5 years इन प्रिजन या फिर 1 से 2 लाख रुपए तक का फाइन ऑन अ मिनिमम होना ही चाहिए। इसके अलावा 14 to 16 की एज के जो वर्कर्स है, माइनर वर्कर्स है, जिनको फिलहाल हम फुल टाइम जॉब पे रख सकते हैं, उनके वर्किंग आवर्स लिमिटेड कर देने चाहिए। मिनिमम वेज का प्रोविजन भी लाना चाहिए और जो लोग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं उनके खिलाफ हार्श पेनल्टीज होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो 50 रुपीज पर आवर का मिनिमम वेज होना ही चाहिए। इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 10,000 रुपीज पर मंथ आएगा।
अब ये कुछ भी नहीं है, इससे बेयरली कोई भी एक इंसान जिंदगी जी सकता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। मिनिमम वेज के अलावा एंटरप्राइजेस जो कॉन्ट्रैक्ट पे ना रखे फुल टाइम जॉब वर्कर्स को देती है, उन्हें हमें एक तरीके का टैक्स बेनिफिट भी देना चाहिए ताकि इस बात का आगे बढ़ावा हो सके। हमें ऑटोमेशन और मैकेनिकली असिस्टेड वर्क को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको फायदा हो सके। अब ये बात वर्कर्स को और ज्यादा स्किल्ड बनाने के साथ में ही हो सकती है, क्योंकि अगर स्किल्ड वर्कर्स होंगे ही नहीं तो मैकेनिकली असिस्टेड काम कैसे करेंगे या फिर ऑटोमेशन का सहारा कैसे लेंगे। बाकी जो नॉर्मल मैटरनिटी अलाउंस है, एक्सीडेंट रिलीफ है, नेचुरल डेथ के कॉम्पनसेशन है, एजुकेशन सपोर्ट है चिल्ड्रन के लिए, ये तो एकदम ही नॉर्मल से स्कीम्स और बेनिफिट्स है जो तो हमें हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को प्रोवाइड कराने ही चाहिए। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट की हेल्प से सेटअप होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को स्टेडी वर्क मिल सके। एट लास्ट एज ए कंट्री ये हमारा दायित्व है कि हम जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो हमारे पिछड़े वर्कर्स हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और उन्हें आगे की तरफ बढ़ा सके ताकि वो हमारे देश को आगे की तरफ बढ़ाने में हमारी मदद कर सके। मैं हूँ अजात शत्रु सिंह राजोरा, and thank you for watching.